नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्केलेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मैं अमित वर्मा फिर से आ गया हूँ आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। जो हम लोग अभी तक हम लोगों ने 4 सेट इसके कर लिए थे, और सॉरी 3 सेट हम लोगों ने कर लिए थे। ये हमारा 4th सेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारा यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर जो एग्जामिनेशन आने वाला है 1 नवंबर को, जो निर्धारित किया गया है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई इसके साथ साथ हम लोग राजस्थान जो जेई में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी रुपाली मैम करवा रही हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अमित वर्मा, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, ये मेरे कुछ अकाउंट्स हैं, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये हमारा सेट नंबर 4 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। As per the Indian Standard Code of IS 1077, the burnt clay bricks have compressive strength less than are known as common burnt bricks। हमसे पूछा गया है इस IS कोड 1077 के अकॉर्डिंग burnt clay bricks इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए कि हम उनको कॉमन burnt clay bricks बोलें। तो इसका करेक्ट आंसर इज 40 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि एज पर IS कोड 1077 burnt clay bricks इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 440 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm स्क्वायर होती है। इनको हम कहते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। इनको हम कहते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। ये आप याद रखना। और इनका जो स्ट्रक्चर, इनका जो इस्तेमाल किया जाता है, इनका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ब्रिजेस हो गए आपका, और पियर्स हो गए, इन सब के कंस्ट्रक्शन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो कॉमन बर्न क्ले ब्रिक्स होती हैं उनकी मिनिमम स्ट्रेंथ जो होती है, आप देख सकते हो कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स की जो मिनिमम स्ट्रेंथ है दैट इज इक्वल टू 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है दिस मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो, ये दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, मिनिमम स्ट्रेंथ और मैक्सिमम स्ट्रेंथ दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज डी, दैट इज 40 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमने देख लिया कि हैवी ड्यूटी ब्रिक्स जिनकी 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उनको हम हैवी ड्यूटी ब्रिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर 24 आवर्स इमर्शन इन अ कोल्ड वाटर, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वेट शैल नॉट एक्सीड हाउ मच % ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द ब्रिक। अब जैसे कि 24 आवर्स इमर्शन जब हम करते हैं ब्रिक का कोल्ड वाटर में, तो वो 20% वाटर उसके बाय वेट ज़्यादा सोखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर इज फॉर अ गुड, इसका दैट इज 20 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो अलाउड एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर एन अनरीइंफोर्स्ड लोड बेयरिंग वॉल। अगर अनरीइंफोर्स्ड लोड बेयरिंग वॉल है यूजिंग पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इन मॉर्टर, अगर हम पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं या पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो जो अलाउड होता है वो कितना होना चाहिए। तो देख लेते हैं, पहले नंबर ऑफ स्टोरीज देख लेते हैं। हम एक टेबल बना रहे हैं, जैसे इस टेबल में सब कुछ दिया हुआ है आपको कि कितना आपका स्लेंडरनेस रेशियो होना चाहिए। तो ये आपका होता है मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, जिसको हम इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा को हम कहते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। अब इसमें दो तरह की सीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं यूजिंग पोर्टलैंड सीमेंट। पहले आपका आ गया पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर आपका आ गया यूजिंग लाइम मोर्टार। ये आपका फिर आपका आ गया लाइम मोर्टार। अगर हम तो इस जगह हम इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ स्टोरीज 2 से एक्सीड नहीं हो रही हैं, तो यानी कि जो पोर्टलैंड सीमेंट का स्लेंडरनेस रेशियो रहेगा इट विल बी अबाउट 27। और जो लाइम मोटर के लिए अगर हम बना रहे हैं तो इसके लिए शुड नॉट एक्सीड 20। और अगर नंबर ऑफ स्टोरीज 2 से ज़्यादा हैं, अगर नंबर ऑफ स्टोरीज आर ग्रेटर दैन 2, तो आपका पोर्टलैंड सीमेंट का आप बना रहे हैं तो मैक्सिमम स्लेंडर रेशियो 27 होना चाहिए। और यूजिंग लाइम मोटर, और अगर लाइम मोटर का सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो तो शुड बी 13, ठीक है। तो गाइस करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 27 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बेसिकली पोर्टलैंड सीमेंट या पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के बारे में पूछा गया है, इसको हम पोज़ोलाना
भी कह सकते हैं। पोज़ोलाना सीमेंट का भी इसमें इस्तेमाल होता है। ये चाहे पोर्टलैंड लो चाहे पोज़ोलाना सीमेंट लो, दोनों के लिए ही आपका स्लैंडरनेस रेशियो मैक्सिमम 27 ही रहता है। और अगर लाइम मोर्टार है तो नंबर ऑफ स्टोरी अगर 2 हैं तो 20, और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो 13 इसका मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेस्ट कंडक्टेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ अ मशीनरी। जो हम टेस्ट करते हैं बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस को चेक करने के लिए मशीनरी के, तो वो टेस्ट होता है हमारा प्रिज्म टेस्ट। उस टेस्ट का नाम होता है प्रिज्म टेस्ट। और प्रिज्म टेस्ट जो है दिस इज अ लेबोरेटरी टेस्ट। ये एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं मशीनरी प्रिज्म की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मशीनरी प्रिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लिया कि प्रिज्म टेस्ट होता है जो एक लेबोरेटरी टेस्ट है। इससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं किसकी, मशीनरी प्रिज्म। एक प्रिज्म बनाते हैं मशीनरी का, उससे हम इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो वो टेस्ट हमारा कहलाता है ऐसे प्रिज्म टेस्ट। और मशीनरी प्रिज्म होता क्या है, इसमें मशीनरी प्रिज्म हम डिफरेंट मशीनरी के जो यूनिट्स होते हैं इसको आपस में इस तरीके से मतलब बॉन्डिंग देते हैं कि एक टेस्ट स्पेसिमेन इसका बना लेते हैं। दिस इज द टेस्ट स्पेसिमेन, दिस इज द टेस्ट स्पेसिमेन बना लेते हैं, जिससे कि हमारे फिर इसको जो है कंप्रेसिव लैब में जाकर के इसका टेस्ट करते हैं और कौन सा टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी निकालते हैं। करेक्ट आंसर विल बी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। एफ्लोरेसेंस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर बर्न्ड क्ले ब्रिक्स टू फाइंड आउट द व्हाट। हम एफ्लोरेसेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं बर्न्ड क्ले ब्रिक्स में, तो क्या निकालते हैं, टू फाइंड आउट द प्रेजेंट ऑफ एल्कली सब्सटेंसेस। हमें पता है जो एफ्लोरेसेंस होता है हमेशा प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंस के कारण ही आता है। तो अब कैसे टेस्ट करते हैं देख लेते हैं। हम इस टेस्ट में सबसे पहले क्या काम करते हैं, ब्रिक्स को पानी में डाल देते हैं। ब्रिक्स आर सोक्ड इन वाटर, ब्रिक्स आर सोक्ड इन वाटर, ठीक है। पानी हमको ब्रिक्स डाल दिया, किस पे, रूम टेम्परेचर पे डालते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे डालते हैं। आफ्टर द वाटर इज इवेपोरेटेड, जब पानी इवेपोरेट कर जाता है उसके बाद हम प्रेशर फिर द प्रेशर ऑफ, इसमें हम फिर देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ वाइट स्पॉट है कि नहीं। अगर प्रेजेंस ऑफ वाइट स्पॉट्स हमारा आ रहा है, वाइट स्पॉट ठीक है, और हम चेक करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाइट स्पॉट आ रहा है कि नहीं। और अगर ये वाइट स्पॉट लेस देन 50% है, अगर ये वाइट स्पॉट लेस देन 50% है, देन द ब्रिक्स एरिया अप टू, तब जो आपका दीज आर द ब्रिक एरिया अप टू क्लास 12.5, क्लास आपका 12.5 तक जो परसेंटेज है वो लेस देन 50% होगा, एंड लेस देन 10% फॉर हाई क्लास ब्रिक। अगर हाई क्लास ब्रिक है, फॉर हाई क्लास ब्रिक, ठीक है, हाई क्लास ब्रिक के लिए लेस देन 10% होगा। और अगर आपका 12.5 क्लास है तो इसमें आपका लेस देन 50% का आपका प्रेजेंस होगा वाइट स्पॉट्स का, जो यहाँ पे वाइट स्पॉट्स आए हैं। तो फ्लोरेसेंस बेसिकली क्या है, कंडक्टेड फॉर बर्न्ड क्ले ब्रिक्स टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज सब्सटेंसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द apparatus used for determining the soundness of cement, सीमेंट की साउंडनेस हम कैसे निकालते हैं, ली चैटलीज apparatus is the one which is used for determining the soundness of the cement। ये तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हो। अगला देखते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की इनिशियल सेटिंग के लिए कौन सा जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वो रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। हम डिफरेंट यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है ये आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दिस ऑलमोस्ट गिव्स यू 1 ईयर स्ट्रेंथ। और जो आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपको प्रोवाइड करता है 1 वीक स्ट्रेंथ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 वीक स्ट्रेंथ, ठीक है। और बट आपको जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, दिस ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग। सो गाइस करेक्ट आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। For testing compressive strength of hydraulic cement rather than masonry cement as per IS 4013 part 6, the size of the cube used, जो हम क्यूब का साइज यूज करते हैं दैट इज 70.6 mm क्यूब का साइज इस्तेमाल करते हैं।
अगला देखते हैं, प्लाईवुड हैज़ एड एडवांटेज ऑफ, प्लाईवुड का एडवांटेज क्या होता है, दैट प्लाईवुड में सेम डायरेक्शन यानी कि सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती मिलती है हमको बोथ डायरेक्शंस में, यानी कि आप चाहे एक्स एक्सिस लो चाहे वाई एक्सिस लो, आपको दोनों ही एक्सिस के में सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी। हेंस सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर क्या होता है, दिस इज हाफ लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रेक, जैसे कि अगर ये आपकी ब्रेक हो गई, अगर ये आपकी ब्रेक है तो हम लॉन्गिट्यूडनल वे में जो उसको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे इस डायरेक्शन में, तो जो ये आपका ब्रेक मिलेगी ये इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड क्वीन क्लोजर। तो राइट आंसर विल बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द आर्टिफिशियल सीजनिंग मेथड दैट कॉजेज टिम्बर टू बिकम ब्रिटल एंड ईजी टू ब्रेक। अब आर्टिफिशियल सीजनिंग मेथड दे रखा है, आर्टिफिशियल सीजनिंग मतलब केमिकल सीजनिंग भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली दिस इज द बॉइलिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि जो आर्टिफिशियल सीजनिंग मेथड होता है दिस इज अडॉप्टेड फॉर फास्टर ड्राइंग, हम इसको फास्टर ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज अडॉप्टेड फॉर फास्टर ड्राइंग, ठीक है, एंड इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड डिफरेंट ड्राइंग कंडीशन बेस्ड ऑन द स्पीशीज ऑफ द टिम्बर। अगर टिम्बर की जो स्पीशीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जैसे कि एक बॉइलिंग हो गया, फिर आपका केमिकल का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, फिर आपका इलेक्ट्रिकल सीजनिंग भी हम कर सकते हैं, उसके बाद किल्न सीजनिंग भी हम कर सकते हैं, किल्न सीजनिंग भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और फिर में हमें वाटर सीजनिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें हमसे पूछा था कि आर्टिफिशियल सीजनिंग मेथड दैट कॉजेज टिम्बर टू बिकम ब्रिटल एंड इजी टू ब्रेक, यानी कि बॉइलिंग से जो होता है टिम्बर इजी टू ब्रेक एंड ब्रिटल नेचर का बन जाता है। तो गाइस राइट आंसर विल बी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन ड्यूरिंग कॉन्क्रीट कास्टिंग रिजल्ट्स इन। अगर इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन होगा कॉन्क्रीट की कास्टिंग के दौरान तो वो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कहलाता है वो होती है हनी कॉम्बिंग, ठीक है। तो हनी कॉम्बिंग में क्या होता है कि जब कॉन्क्रीट को हम प्रॉपरली वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं, कॉन्क्रीट जब प्रॉपरली वाइब्रेट नहीं हो पाता है, इट में लीव वॉइड को अपने पास कुछ वॉइड छोड़ देता है। जैसे ही कॉन्क्रीट के पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में कुछ वॉइड्स आ जाएंगे, दीज आर द वॉइड्स विच कम इन बिटवीन देम। तो ये चीज़ कहलाती है, तो ये जो वॉइड्स होते हैं ये वॉइड्स कहलाते हैं। दिस स्ट्रक्चर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हनी कॉम्बिंग, दिस इज द हनी कॉम्बिंग, ठीक है। द एक्सपोज एग्रीगेट लीव्स हनी कॉम्ब लुक एंड विच इज द नेम। तो जो आपको ये एक्सपोजर होता है ये कुछ हनी कॉम्ब के तरीके से होता है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम हनी कॉम्बिंग कहते हैं। सो गाइस ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, इफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज न्यूटन इज 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को दे रखा है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, देन द टारगेट मीन स्ट्रेंथ एट 28 डेज कितना होगा। 28 डेज फॉर कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रपोर्शनल विल बी, तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो दिस इज इक्वल टू FCK हमको 40 दे रखा है प्लस 1.65 सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 5, तो दिस इज इक्वल टू 48.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हेंस टारगेट मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू हो गई 48.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर विल बी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज द वन विच, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, विच कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स अलोन। यानी कि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में हम ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट उसमें और भी इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम इसकी डिटर्मिनेसी को चेक करते हैं। तो उसका राइट आंसर विल बी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गाइस दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज इस चैनल इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।